आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 24 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार के मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। इससे पहले अजान को लेकर उन्होंने बलिया के डीएम को पत्र लिखकर विवाद को जन्म दिया था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने कहा, देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यह अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अजान को लेकर अपने बयान पर शुक्ल ने कहा कि उन्होंने आम लोगों की शिकायत पर मस्जिद में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र के कारण हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि तड़के 4 बजे अजान आरंभ हो जाती है और इसके बाद चंदे के संबंध में 4 से 5 घंटे सूचना प्रसारित की जाती है। इस कारण उन्हें पूजा पाठ, योग, व्यायाम और शासकीय कार्य के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होता है। मंत्री ने कहा कि आम लोग डायल 112 पर कॉल करके मस्जिद में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र के कारण हो रहे व्यवधान की सूचना दे सकते हैं। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा चुने गए 50 लोगों को आने वाले त्योहारी मौसम में निजामुद्दीन मरकज में तब नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है जब उन व्यक्तियों के नाम क्षेत्र के एसएचओ को प्रदान किए जाएं। निजामुद्दीन मरकज को खोलने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष यह बात कही गई। मरकज में कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मरकज पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद है। केंद्र की ओर से उपस्थित अधिवक्ता रजत नायर ने अदालत को बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को क्षेत्र के पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एसएचओ को 50 नामों से युक्त एक आवेदन देना होगा और उसके बाद ही केवल उन लोगों को नमाज अदा करने की मस्जिद में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाएगी। केंद्र की ओर से यह बात तक कही गई जब वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और वकील वजीह शफीक ने अदालत से आग्रह किया कि सप्ताहांत में शबे बारात के दौरान मस्जिद में कुछ लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि केवल मस्जिद का उपयोग किया जाएगा, वहां स्थित मदरसे का नहीं। गुप्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि 13 अप्रैल से आरंभ होने वाले रमजान के पवित्र महीने से पहले इस मामले में फैसला किया जाए, क्योंकि उस दौरान और ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज अदा करना चाहेंगे। इसके बाद अदालत ने मामले को 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने के लिए रोक लगा दी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,262 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह पिछले 132 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके अलावा 275 लोगों की मौत हुई है, जो कि इस वर्ष एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए अब तक कई राज्य सरकारें आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का साफ कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन होने की अभी कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई गाइडलाइंस का मतलब नए संक्रमणों पर ध्यान देना, न कि प्रतिष्ठानों को बंद करना। अप्रैल के महीने के लिए अपने नए दिशा निर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
केंद्र ने कहा कि इन गतिविधियों के लिए एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और जटिल आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अधिकांश राज्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन केवल एक निश्चित समय के लिए संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करता है, लेकिन राज्यों को ट्रैकिंग और परीक्षण की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने संसद में कहा कि अगले 8 से 10 वर्ष तक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अभी पेट्रोल डीजल पर 100 रुपये में 60 रुपये टैक्स होता है, जिसमें अभी लगभग 35 रुपये केंद्र और 25 रुपये राज्य सरकार का होता है। सुशील मोदी ने कहा कि वे जीएसटी परिषद से जुड़े रहे हैं। अक्सर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात कही जाती है, लेकिन मैं सदन से जानना चाहता हूं कि यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाते हैं, उसे कहां से भरा जाएगा। जस्टिस एस.ए. बोबड़े अगले महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके बाद जस्टिस रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। समाचारों के अनुसार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में पत्र लिखकर जस्टिस बोबड़े से नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश मांगी थी। एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। वे आंध्र प्रदेश सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारत के कोरोना डिप्लोमेसी की प्रत्येक स्थान पर चर्चा हो रही है। कई देशों ने इसकी प्रशंसा की है। अब संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों एवं काबुल के राजनयिकों ने भारत द्वारा अफगानिस्तान को कोविड-19 रोधी टीके दिए जाने के कदम की प्रशंसा की है। इसके साथ ही युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में टीकाकरण अभियान आरंभ हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि एवं अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के प्रमुख डेबोरा लॉरेंस ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में टीकाकरण अब आरंभ हो गया है और भारत सरकार द्वारा दिए गए दान तथा कोवैक्स सेवा से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत अब्देला राज ने भी कोविड-19 टीका मुहैया कराने के लिए सुरक्षा परिषद में भारत का आभार व्यक्त किया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 24 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 25 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है,
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।